हेलो गाइस, मैं दोबारा से आपके सामने आ गया हूँ हिंदी का लेके। जी हाँ, आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना देखिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है यार। 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है और इसी 2-3 दिन में आपको अच्छा नंबर गेन करना है। आप कहेंगे अरे गुरु जी 16 फरवरी से एग्जाम है, आप 2-3 दिन कह रहे हैं। अरे नहीं यार, 2-3 दिन ही बचा हुआ है। चिंता मत करिए कैसे बचा हुआ है, अब आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग को हम बाद में बताएंगे वीडियोस के अंत में। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो मैं हिंदी का ये सीरीज चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये कैसा है यार, आप लोग कमेंट कर दीजिए। और कहाँ से हैं आप सब, और सबसे पहले बताइए कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका कमेंट आ जाना चाहिए फटाफट। फिर हम लोग शुरू करते हैं 302 DU को एकदम खत्म कर देंगे। आज एकदम खत्म करना है, बवाली एकदम क्वेश्चन है इसमें। और जो DU सेट है ना, ये समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल देख लेना, हर एक सेट में मिलेगा आपको। और अगर यही दो दो तैयार कर लिए ना, काम खत्म यार, काम खत्म। या तो भाषा और आधुनिकता 3 है, 2 तैयार करना है, काम खत्म। और जितने भी आएंगे ना मैं करवा दूंगा, आप जाएंगे देखेंगे तो पेपर में आपको हिंदी में यही क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव आप अलग से मत रटिए। जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, सोचिए हर हर सीरीज में आपको 10 ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर रहता है, अगर 4 ऑप्शन तो चारों का आंसर देता हूँ, ठीक ना। चारों का आंसर आपके लिए मैं निकाल के देता हूं। भाई साहब बहुत ही चौचक वाला ये पेपर है, तैयार करके जाइएगा। 16 फरवरी के दिन देखेंगे तो जितने भी सेट है ना तैयार कर रहेंगे। और आपको कुछ पढ़ना नहीं है यार, मत पढ़िए। जितना मैं सेट पढ़ा रहा हूं बस इसको सॉल्व करते चले जाइए, काम खत्म। और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और देखिएगा भाई साहब धुआं धुआं करके आएंगे। अरे गुरु जी धुआं धुआं क्या होता है? धुआं धुआं मतलब सारे प्रश्न एकदम उड़ जाएंगे, देखते ही आप, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करें का, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो सेट है ना भाई साहब, वो 302 आपका DU है। 302 DU मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे इसका भेज दूंगा, क्योंकि पेपर जितने होते हैं मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो जाके फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर पूरा पूरा PDF में भेज देता हूँ, ठीक है ना। एक बार स्माइल कर दीजिए फटाक से आप लोग। चलिए एक आध शायरी यार आप लोग सुना दीजिए, एक शायरी आती है तो पढ़ाई के लिए। मैं तो अंतिम में आपको शायरी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी शायरी सुनाऊंगा, एकदम चौचक वाली सुनाएंगे, फिर आग लग जाएगी एकदम पढ़ाई के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पढ़ना 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। और इसी बचे हुए टाइम में आपको एकदम उड़ाना है हिंदी, ठीक है ना। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, टेंशन मत लीजिए। 100 नंबर आपका ही है, ये 100 नंबर किसी और का नहीं है, आपका 100 नंबर है। कैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। प्रारंभ के 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, फिर 3 घंटे में आपको आंसर देना है। कॉपी राइटिंग मैंने बता दिया है, कई सारी वीडियोज और मैं आपको दिला दूंगा कि कॉपी राइटिंग आप कैसे करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न पत्र जो है ये आपके 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, खंड क और खंड ख। मैं पूरा पूरा पेपर उठा लाया पिछले साल का, देख लीजिए मैं पूरा PDF बना के उठा लिया है। और मैं आपके सामने बैठा हूं ताकि आप भागने ना पाए, क्योंकि आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। अरे गुरुजी 2 ही प्रश्न पढ़े, फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, काम करेंगे अभी, काम करके आएंगे तो फिर पढ़ लेंगे। फिर पता लगा आपको नींद आई, आप सो गए। नहीं यार, जितने मैं पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते चले जाइए, काम खत्म। और आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही पढ़िए। और आप कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ना, तो काहे के लिए आपको परेशान होना। जब मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाले नहीं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। पेपर में नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आइएगा रिटर्न, हम यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले हम लोग खंड क को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। यहाँ पे पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद, कादम्बिनी, हिंदी प्रति, ब्राह्मण या फिर दीनमान। दीनमान देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। अगर हम 3 का आंसर दे ले तो जो लास्ट वाला बचेगा ना, वो किसका होगा? पंडित प्रदीप नारायण मिश्रा जी का होगा। किसका होगा? पंडित प्रदीप नारायण मिश्रा होगा। तो क्यों ना हम लोग पहले वो 3 का आंसर निकाल लें। जो 3 कौन कौन से हैं चलिए दिखाते हैं हम आपको। आनंद, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी ये किसकी रचना है? आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है? तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, किसकी रचना है। मैं बोला ना एक आंसर नहीं दूंगा, तीनों का तीनों आंसर दूंगा, और साथ में जो आंसर वो चौथा वाला रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। पूरा पूरा एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आनंद कादम्बिनी के लेखक लिख लीजिए कौन है? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बदरी नारायण
चौधरी। कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम घन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेम घन के नाम से जानते हैं। हिंदी प्रदीप के कौन है? हिंदी प्रदीप के कौन है? हिंदी प्रदीप के कौन है? आपको आता है नहीं आता लिख लीजिए। बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। भाई साहब बाल कृष्ण भट्ट कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है यह हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट किसके हैं? बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। और दीनमान किसकी है? दीनमान किसकी है? अज्ञेय जी की है। याद कर लीजिए, दीनमान किसकी है? अज्ञेय जी की है। तो बताइए ब्राह्मण किसकी है? तो बताइए ब्राह्मण किसकी है? तो ब्राह्मण का जो पत्रिका है इसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ था। और इस पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। नारायण मिश्र हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? बोला ना हम एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख करके भाई साहब निकाल देंगे एकदम। आप जाइएगा छाप दीजिएगा, आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए। कोई अगर ऐसा यूपी बोर्ड का सोल्यूशन करवा रहा होगा तो मैं बंद कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना कितनी मेहनत से आप लोगों को यहाँ पे करवाया जा रहा है यार। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए तो। बाद में पेपर के बाद आप आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आपका पेपर हो जाए तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी के लिए प्रभु लोग आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको डोज चाहिए। किसका डोज चाहिए? पढ़ाई का डोज चाहिए। मैं इतना यार आपको कंटेंट दे दूंगा ना, इतना आपको कंटेंट पढ़ा दूंगा ना कि आपका पूरा खत्म हो जाएगा। जाके यार छापिएगा, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जीवन परिचय उर्चय अभी हम जो आने वाली सीरीज रहेगी ना बहुत चौचक समझाने वाले, चिंता मत करिएगा। चलिए हमारे साथ फिर आप याद कर लीजिए एक बात। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? ब्राह्मण है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1883 ईस्वी में हुआ था। आनंद कादम्बिनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। याद कर लीजिए किसकी है? आनंद कादम्बिनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। हिंदी प्रदीप किसकी है भाई साहब? बाल कृष्ण भट्ट की है। हिंदी प्रदीप किसकी है भाई साहब? बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, ब्राह्मण तो बता ही दिया। दीनमान किसकी है? दीनमान अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय जी की जो है यह दीनमान है। हो गया पहले का आंसर खत्म। चलिए दूसरा है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आप लोग कमेंट करिए, पहले हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए बताइए यार साहित्य लोचन किसकी है? चलिए बताइए यार साहित्य लोचन किसकी? आप लोग बता दीजिए फटाफट। साहित्य लोचन किसकी है? साहित्य लोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास कौन थे भाई साहब? साहित्य लोचन जो साहित्य लोचन जो ये कृति है यह किसकी है? यह श्याम सुंदर दास की है, जो कि रचनाकार है। किसके रचनाकार हैं? साहित्य लोचन के हैं। ठीक है ना। साहित्य सहचर किसकी है? साहित्य सहचर किसकी है? साहित्य सहचर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लिख लीजिए साहित्य सहचर किसके है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। भाई साहब किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे? यह थे साहित्य सहचर की रचनाकार। त्रिवेणी किसकी है? त्रिवेणी किसकी है? तो त्रिवेणी भाई साहब इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। मैं कह रहा हूं ना हर एक ऑप्शन का आंसर देंगे, हम हर एक ऑप्शन का आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक के पकड़ा देंगे आप लोग चले जाएंगे, नहीं यार, एकदम फोड़ के आना है, एकदम जोश यार भरी अपने अंदर। काहे के लिए आप परेशान रहते हैं? आलोचक की आस्था किसकी है? आलोचक की आस्था है डॉक्टर नागेंद्र की। किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। डॉक्टर नागेंद्र की कौन है? डॉक्टर नागेंद्र की आलोचक की आस्था है। आलोचक की आस्था किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। अब देखिएगा रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? त्रिवेणी है। रामचंद्र शुक्ल की रचना किसकी? त्रिवेणी है। साहित्य लोचन किसकी है भाई साहब? श्याम सुंदर दास की। साहित्य लोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की। साहित्य सहचर किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और आलोचक की आस्था, यार माफी चाहेगी, निकल गया यार कथा।
आलोचक की आस्था किसकी है? आलोचक की आस्था के रचनाकार हैं डॉक्टर नागेंद्र। समझ में आ गया नहीं? घुस गया कि नहीं? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। क्या फंसेगा नहीं यार? फंसेगा यार, पूरे क्वेश्चन में फंसेंगे, ऐसा फंसेंगे फिर निकलेगा नहीं क्वेश्चन का आंसर। चिंता मत करिए, एकदम फाड़ देंगे। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? जो यहाँ बताना है कर्मभूमि है, यह किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो कर्मभूमि जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। याद कर लीजिए, कर्मभूमि जो है उपन्यास विधा की रचना है। और कर्मभूमि के जो रचनाकार हैं, कर्मभूमि की रचना किसकी, रचनाकार कौन है? तो छाप लीजिए, प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र कौन है? कर्मभूमि विधा के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र है। यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? यह एक उपन्यास है। बात समझ में आ रही नहीं? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, बिल्कुल आप पूछिए यार, हम बैठे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। तो भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है भाई साहब? जैनेन्द्र कुमार जो हैं भाग्य पुरुषार्थ के लेखक माने जाते हैं। भाग्य पुरुषार्थ के लेखक अगर पूछे आपको राइट आंसर क्या देना है? राइट आंसर आपको यही दबा के देना है कि सर जैनेन्द्र कुमार जो है भाग्य पुरुषार्थ के लेखक है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक आपके लिए बहुत तगड़ा वाला बुक मैं रखा था, अगर मिल जाए ना हिंदी का तो मजा आ जाए। अगर मिल जाए हिंदी का तो मजा आ जाए। अगर मिल गया तो ना देखिए शायद मैं भी लाया है कि नहीं यार, मैं लाया हूँ कि नहीं यार। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। भाई साहब महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है इसमें, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है? कविवचन सुधा या उचित वक्ता या भारत मित्र या सरस्वती? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है ना वो सरस्वती है। किसकी है? सरस्वती जी की है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है ना, नोट कर लीजिए। उसके है पद्मावत। पद्मावत का रचनाकाल कौन सा है? पद्मावत का रचनाकाल कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो पद्मावत का जो रचना काल है यह भक्तिकाल है। यह क्या है? भक्तिकाल है। और पद्मावत के रचनाकार कौन है? के रचनाकार का नाम क्या है? तो रचनाकार का नाम आप नोट कर लीजिए, ये कौन है इसके रचनाकार? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी भाई साहब कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है यह पद्मावत के रचनाकार है। पद्मावत क्या है? तो यह भक्तिकाल की रचना है। समझ आ रहा है? सरोज स्मृति के रचयिता है। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या अज्ञे? तो सरोज स्मृति के जो रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब सरोज स्मृति जो है इसके रचयिता तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, लेकिन किस सन में यह प्रकाशित हुई थी? तो लिख दीजिए भाई साहब 1935 ईस्वी में। यह रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशन हुई थी। यह रचना कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? सरोज स्मृति। दूसरे का यहाँ पे है, ये हो ही गया। चलिए अगला यहाँ पे ग है। ग कौन सा यहाँ पे? ग है निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? निम्नलिखित कवियों में से आपको छायावादी कवि नहीं है आपको बताना है। नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत भी कौन है? छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा भी कौन है? छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद भी कौन है? छायावादी
आपके कवि हैं। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? छायावादी कवि हैं। लेकिन जो नागार्जुन है ना, जो भाई साहब नागार्जुन साहब हैं, यह प्रगतिवादी कवि हैं। कौन है? प्रगतिवादी कवि हैं। नोट कर लीजिए। तो प्रगतिवादी कवि का नाम क्या है? तो प्रगतिवादी कवि का जो नाम है वो है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। और सुमित्रानंद पंत कौन है? छायावादी हैं। और जयशंकर प्रसाद कौन है? यह भी छायावादी हैं। और महादेव वर्मा तो छायावादी है ही। ठीक है ना? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, डाउट कमेंट कर दीजिएगा, चिंता नहीं करना है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना यहाँ पे किए हैं? ठीक है ना? घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल या भूषण? तो भाई साहब जो भूषण साहब थे ना, भूषण साहब थे, यह एक ऐसे कवि थे जिन्होंने रीतिकाल के कवि ने वीर रस में रचना किया है। किसने? भूषण ने किया है। भूषण ने क्या किया है? रीतिकालीन कवि भूषण ने वीर रस में रचनाएं लिखी है। वीर रस में रचनाएं कौन लिखे हैं? भूषण जी ने लिखा है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय थे, धर्मवीर भारती थे, दिनकर थे या गिरिजा कुमार माथुर थे? तो भाई साहब लगा लीजिए आंसर। अज्ञेय जी जो थे यह तार सप्तक के संपादक थे। तो यहाँ पे 10 अंकों का बहुविकल्पी खत्म। 10 अंकों का बहुविकल्पी खत्म। पिछले आपको 2 डेज से मैंने 3 क्लासेस करवा दी है, यानी कि 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 उधर बहुविकल्पी हो गया, 10 आज का, 40 बहुविकल्पी हो गए। अभी आपके पास कम से कम मैं 20 क्लास करवाऊंगा, तो 20 इंटू 10 यानी कि 200 हो गए, और वो 40, 240 बहुविकल्पी हो जाएंगे। 100% गारंटी है कि 10 बहुविकल्पी में 10 ठोक कराएंगे। चिंता मत करिएगा, पूरा का पूरा आप करके आएंगे। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा इन्हें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड में आने वाला है उसी को पढ़ेगा यार। ऐसे क्वेश्चन को क्या है मतलब पढ़ने से? जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए ही ना, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए ही ना, आप उस क्वेश्चन को क्यों पढ़ेंगे यार? कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। जो आपके काम आएगा ही नहीं तो आप उसके साथ संबंध क्यों बनाएंगे? आप बताइए। अगर कोई दो दोस्त हैं, आप बताइए जरा। 2 दोस्त हैं, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है ना? अगर वो एक दूसरे से काम नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे काम नहीं आ रहे हैं, क्या दोनों में मित्रता चलेगी? क्या नहीं यार, टूट जाएगी। कहेंगे साला काम नहीं आ रहा है तो हम क्यों मित्रता करें? हाँ भाई, जब आज के ये ट्रेंड है, मित्रता का ट्रेंड है कि नहीं यार वो मेरे काम में आना चाहिए। जब तक वो अपना नोट्स नहीं देगा, मुझे नकल नहीं कराएगा बोर्ड में, तब तक वो हमारे मित्र नहीं है। बड़े अरे मित्र नहीं है, मुझे तो नकल कराए नहीं। तो जो वही मित्रता जो आपको नकल कराए बोर्ड में, बात समझ आ रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, इसी धुआं करेंगे। चलिए माफी चाहेंगे यार, हमारा ये निकल गया था। आगे चलिए, चलो आगे चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए गद्यांश है। गद्यांश को आपको रटना नहीं है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गद्यांश को रटना नहीं है। गद्यांश को आपको डायरेक्ट आंसर देना है। गद्यांश को आपको रटने की जरूरत नहीं भाई साहब, डायरेक्ट आपको आंसर देना है गद्यांश का। देखिएगा गद्यांश का आंसर यहीं से निकालूंगा, और यहीं से लेखक का नाम निकालूंगा, और यहीं से पाठ के शीर्षक का नाम निकालूंगा। पाठ के शीर्षक का नाम हम यहीं से निकालब, और आप लोग बैठे रहेंगे सामने मेरे। आज जाइएगा मत, छोड़ के जाइएगा मत, हम आपको निकाल रहे हैं ना। देखिए कैसे निकालना है आपको मैं बता ही रहे हैं, ठीक ना? चलिए, सबसे मेरे प्यारे लाडलो, वहां पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। इसी से क्वेश्चन निकलेगा आंसर, याद रखना क्वेश्चन का आंसर। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या प्राप्त किया है? तदात्म प्राप्त किया है। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन का आंसर यही से मिल गया। सबसे पहला देखिए पैराग्राफ पढ़िए, जन का प्रवाह अनंत होता है। अगर पूछे प्रश्न कि जन का प्रवाह कैसा होता है, आंसर बताइए, आंसर बताइए फटाक से। अनंत होता है, याद कर लीजिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। पढ़ते हुए आंसर आपको निकालना है। फिर सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय, यहां पे देखिए राष्ट्रीय जुड़ाना। अब राष्ट्रीय से राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए भी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, याद कर लीजिए बस ऐसे। अशोक के फूल कौन है? कमेंट कर दीजिए, अशोक के फूल किसका? कमेंट कर दीजिए। तो अगर राष्ट्र दिखा तो राष्ट्र का स्वरूप
राष्ट्र का स्वरूप यार सीधा बता दीजिए कि वासुदेव सर अग्रवाल है। याद करने का टेक्निक है यार, 10 नंबर आपको फ्री में दिलवाएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना फ्री में दिलवाने के लिए, तो काहे के लिए आप परेशान है, मत परेशान होइए। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। अब जन का संततवाही जीवन किस प्रकार है, नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जिसमें अब अनेक घाटों का निर्माण कौन करता है, नदी करता है। अब यहां से आंसर देखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पे बढ़ा चढ़ा के लिखना है, 3 घंटे टाइम होता है भैया, आपको ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आपको आंसर निकालना है भाई साहब, आपको आंसर निकालना है, वहां पे महाभारत नहीं लिखना है। बात समझ आ रहा है ना। चलिए, क्योंकि हमारा ग्रंथ है महाभारत, उसमें देखेंगे तो बहुत बड़ा है वो कहीं ना कहीं, तो अगर उसको आप लिखने बैठेंगे तो आपके पास टाइम लगेगा, ठीक है ना, उसका एक एक चीजों को आप वर्णन करेंगे। तो भाई साहब आपको क्या करना है, शॉर्ट में देना है, शॉर्ट में उसका आंसर देना। चलिए, सबसे पहले आपको क्या बताना है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अब पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम कैसे आपको निकालना है, मैट्रिक्स बताना। राष्ट्र दिखे कहीं ना कहीं राष्ट्र घुसा जरूर रहेगा उसमें, अगर राष्ट्र घुसा है भाई, अगर राष्ट्र घुसा है उसमें, तो राष्ट्र अगर घुसा है क्वेश्चन में, तो राष्ट्र घुसा तो समझ लीजिए राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र घुसा तो राष्ट्र का स्वरूप। अगर उसमें यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा राष्ट्र का स्वरूप दिखा तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया। अगर क्वेश्चन में कहीं फूल दिख जाए, अशोक का पेड़ दिख जाए, वृक्ष दिख जाए, तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा अशोक का फूल। भाई घुसा तो निकाल लीजिए, नहीं हमें निकालना है ये, यहां से समझ आ रहा है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय जन यहाँ पे आया, राष्ट्रीय यहाँ पे आया, राष्ट्र यहाँ पे आया। अब राष्ट्र दो जगह आया, एक यहाँ पे आया राष्ट्र, एक यहाँ पे आया राष्ट्र। जब ये राष्ट्र दिखा तो समझ गए ये राष्ट्र का स्वरूप है, तो आंसर कर दीजिए ना, भारत, सॉरी, पाठ का शीर्षक क्या है, तो राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का क्या है, स्वरूप है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। नहीं दिखाई दे रहा है का, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई नहीं, फिर हम बदल देते हैं यहाँ से। अब दिखत वाह, अब दिख रहा है आपको, वासुदेव शरण अग्रवाल। पहले का आंसर हो गया, 2 नंबर ले लीजिए। आपको ऐसे लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, काम खत्म। 2 नंबर आदमी पक गया ना। आपको कहीं बाहर से कुछ लेके ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या, आपको याद करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं है ना। जन का प्रवाह का आशय क्या है, जन का प्रवाह का आशय यहाँ पे बताना है कि क्या होता है। तो जन का प्रवाह का आशय है मानव सभ्यता से। क्या है, जन का प्रवाह का आशय है मानव सभ्यता से है। जन का प्रवाह का आशय क्या है, मानव सभ्यता से है। अब मानव सभ्यता का मतलब समझिए, मानव सभ्यता का मतलब समझिए कि देखिए, अगर जैसे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। मतलब कि जो जन है, जीव है, वो बहुत चीजों से घिरे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इसी में आ गए। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, जन का प्रवाह का आशय क्या है, तो लिख सकते हैं जन का प्रवाह का आशय क्या है, तो जन का प्रवाह का आशय मानव सभ्यता से है, मानव सभ्यता से है। जन का प्रवाह का आशय क्या है, मानव सभ्यता से है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला है, भूमि के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया है। ऊपर इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया, देगा
कि किसने तदात्म प्राप्त किया है, तो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ जितने राष्ट्रीय जन के लोग हैं उन्होंने तदात्म प्राप्त किया है। इसका आंसर निकल गया कि नहीं? आप कहीं से बाहर ढूंढ के लेके आना नहीं, आपको पूरा का पूरा आंसर इसी में छिपा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे क्या है, तो भाई साहब भूमि के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया है, भूमि के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया है, तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, किसने, राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जन का जीवन किस प्रकार है, जन का जीवन किस प्रकार है, जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इसका आंसर यही है, कहीं हम बाहर से आंसर नहीं लेके आएंगे, सारे आंसर इसी में छिपे हैं। तो आपको कहीं से बाहर से आंसर लाने की जरूरत पड़ी नहीं, पड़ी ना। कहाँ थे आंसर? आंसर इसी में है, बस आपको उसमें से खोजना है। खोज लिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको खोजने की जरूरत है, कहीं से लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए यार, इसी में सारा का सारा आंसर छिपा हुआ है। आप परेशान मत होइएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, 100 नंबर का पेपर है, 33 नंबर पास मार्क आप पहले ही कर लेंगे बैठते ही। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 33 नंबर पास मार्क आप पहले ही कर लेंगे। बच्चा अन्य जो अंक है उसको आप आराम से पूरा सॉल्व करके आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। जितना मैं वीडियोस पढ़ा रहा हूं ना, और थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या आपका जो यहाँ पे पद्यांश और संस्कृत वाले पे मेहनत करिएगा, पद्यांश और संस्कृत वाले पे, और खंड काव्य अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। बाकी मैं पढ़ा दूंगा, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। जन का जीवन किस प्रकार है, जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जहां पर अनेक घाटों मतलब उत्थानों का निर्माण होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, अब रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको कुल मिला के बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, काम खत्म। इसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख दीजिएगा, 2 नंबर का है। अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है गुरुजी हमें गलत हो ही जाए तब, अरे 23 नंबर तो मिलवा ही करे, वो काटेगा नहीं भाई साहब, एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा, चिंता मत करिए। तो 10 नंबर का है, आपको 9 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया, ले लीजिए। यहाँ पे 9 नंबर आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। बताइए कितने सरलता से आपने कर लिया। कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो क्या के लिए आप परेशान होते हैं, मत होइए। अथवा हम देखिए अब दूसरा वाला, मैंने आपको पहचानने का ट्रिक बताया है कि आप पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम कैसे आपको पहचानना है। आप बताइए, कमेंट करिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप लोग पढ़िए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरा प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। अब सबसे पहले पाठ का शीर्षक और लेखक का यहाँ पे नाम पूछा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम जो यहाँ पे पेपर बना हुआ है इसमें डायरेक्ट यही पूछा गया है कि भाई साहब पाठ का शीर्षक और आप लेखक का नाम तो पहले बता दीजिए, फिर आगे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब पाठ का नाम और शीर्षक का आपको नाम बताना है, पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। तो सबसे पहले आप चैप्टर याद कर लीजिए, कौन कौन से चैप्टर हैं। अशोक का फूल है, राष्ट्र का स्वरूप है, और भाषा और आधुनिकता है। भाषा और आधुनिकता है ना, मैं बोल रहा हूं है ना। तो भाषा कहां पे लिखा है इसमें, तो आप देखिए भाषा यहां पे लिखा है। भाषा यहां पे आया कि नहीं, भाषा यहां पे आया कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप लोगों ने आंसर अभी तक क्यों नहीं दिया भाई, आंसर आपने क्यों नहीं दिया? आप थोड़ा पढ़िए यार, आपके अंदर पढ़ने का थोड़ा सा अगर रहेगा ना तो आप आंसर करके आएंगे। तो भाषा और आधुनिकता से, कहां से है? पाठ का शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता से है, लिख लीजिए भाषा और आधुनिकता। देखिए हमारे बैच में ना वही बच्चे आएंगे जो कुछ ना पढ़े हैं। अगर जो कुछ नहीं पढ़े हमारे पास आ जाए, आप पढ़ के पास हो जाएंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ऐसा ट्रिक कौन बताएगा, ऐसा कौन ट्रिक बताएगा? आप रटते होंगे कि पाठ का शीर्षक ही है, लेखक का नाम ही है, काहे रटेंगे।
पूरा आंसर करके आए। आपको टाइम जिस पे देना है उस पे दीजिए भाई, इस पे कुछ है ही नहीं दम, काहे के लिए आप इस पे टाइम दे रहे हैं, इस पे टाइम मत दीजिए। बोर्ड कहता है कि पिछले साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म, मैं करवा दे रहा हूँ ना, मैं करवा दे रहा हूँ, आपको क्यों परेशान होना है। और भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी है, छाप लीजिए, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी हैं, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी हैं। कौन है, भाषा और आधुनिकता के लेखक का नाम है। भाषा किसका अटूट अंग है, भाई साहब भाषा किसका अटूट अंग है, तो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे है, हम बाहर से ढूंढ के नहीं ला रहे हैं, आपका आंसर यहीं पे है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला यहाँ पे, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, किसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आप देखिए, उसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, किसकी, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, और इसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यहाँ से थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, आपको बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में है, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला यहाँ पे है, सांस्कृतिक हलचले किसके लिए पर्याप्त नहीं है, सांस्कृतिक हलचले किसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसका आंसर आपको इसी में ढूंढना है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ये पूरा का पूरा भी उठा के छाप देंगे, चौथे का आंसर बन जाएगा, नहीं तो सीधा बता दीजिएगा कि वैज्ञानिक आविष्कारों संस्कृत हलचलों के लिए पर्याप्त नहीं है। आप उतना भी आंसर कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये बताइए, क्या हम अलग से कोई लिख के यहाँ पे चीज रखे थे, क्या हम कोई चीज छापे थे क्या, नहीं ना, मैं उसी में से ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसी में से ढूंढ के आपको देना है, बाहर से नहीं ढूंढना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो रेखांकित अंश है इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, इसको बढ़ा चढ़ा के छाप दीजिएगा, काम खत्म, बढ़ा चढ़ा के छाप दीजिए, काम खत्म। अब यहाँ पे पद्यांश आएगा भाई साहब, 10 नंबर का पद्यांश है, तो पद्यांश आपको थोड़ा मेहनत करना है, पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पद्यांश में क्या होता है कि कुछ चीजें होती है कि जिसको आपको रिलेट करके आंसर देना होता है, तो पद्यांश पे आप मेहनत करिएगा, बाकी अन्य चीजों में मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, आपको अन्य चीजों में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पद्यांश में मेहनत कर लीजिएगा, खंड काव्य में मेहनत कर लीजिएगा, और संस्कृत पे मेहनत कर लीजिएगा। खंड काव्य तो फिक्स है ना, अगर आपको खंड काव्य का नहीं मालूम है कि कौन सा आएगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं खंड काव्य वाला भी आपको पढ़ा दूंगा, आप बस कमेंट तो करेंगे, पहले आप कमेंट करते जाइए, मैं पढ़ाते चला जाऊंगा। यार इसकी गारंटी मेरी है ना, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपको क्यों परेशान होने की जरूरत है, बिल्कुल मत होइए, जब हम बोल रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं यार। यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, तो ये आप अपने से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत करने की जरूरत है। आप उस पर मत, आप गद्यांश पे मत मेहनत करिएगा, पद्यांश पे टाइम दीजिए, पद्यांश पे टाइम देंगे काम हो जाएगा। उसके बाद लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो भाई साहब लेखक का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय मैंने करवा ही दिया है, कितनी बार करवाऊं यार, आप लोग याद कर ही लिए होंगे, नहीं याद है तो फिर बता दीजिए, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से इनको तीनों जो सर हैं यहाँ पे मैं इनको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, तीनों लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन हम आपको इनकी कृतियां बता दें, क्योंकि कृतियां इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये कहाँ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, सर प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, नहीं यहाँ पे मैं प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी कहाँ है, यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर जी रेड्डी का मैं बता रहा हूँ। अब प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी की प्रमुख कृतियां याद कर लीजिए, जैसे कि साहित्य और समाज, क्या इनका, साहित्य और समाज, ये किसकी कृति है, तो ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। दूसरी नोट कर लीजिए, मेरे विचार किसकी है, यह प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। तीसरी नोट कर लीजिए, हिंदी और
तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु। एक तुलनात्मक ग्रंथ, एक तुलनात्मक ग्रंथ, हिंदू और तेलुगु एक तुलनात्मक ग्रंथ, ठीक ना। चौथा नोट कर लीजिए, चौथा आप क्या नोट कर लेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन IND, इन इंडिया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पांचवा नोट कर लीजिए, इनकी प्रमुख कृति कौन सी है, इनकी प्रमुख है तेलुगु दारुल, तेलुगु दारुल, तेलुगु, तेलुगु, हाँ तेलुगु दारुल, 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 और ठीक है। चलिए, बाकी ये तो आप तैयारी कर लिए होंगे यार, अगर नहीं है तो जाए प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिएगा, सारा सारा मैं पढ़ाया ही हूँ। और यहाँ पे लेखक का हो गया, कवि का हो गया। अब कवि में देखिए यहाँ पे आया है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध और महादेवी वर्मा। कौन आया है, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। तो चलिए, मैथिली शरण गुप्त की कृतियां कौन कौन सी है नोट कर लीजिए, अगर करना है तो। मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हमारे साथ याद कर लीजिए दोबारा से, कौन कौन सी हैं। महाकाव्य जो है, महाकाव्य कौन कौन सी इनकी, साकेत, साकेत और यशोधरा, साकेत और यशोधरा जो है यह मैथिली शरण गुप्त के क्या है, महाकाव्य है। खंड काव्य कौन कौन सी है, तो खंड काव्य जो है आपका किसकी, मैथिली शरण गुप्त की, याद कर लीजिए। जयद्रथ, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, और भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, और पंचवटी, 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 द्वापर, क्या द्वापर, सिद्धराज, क्या सिद्धराज, क्या सिद्धराज, और नहसु, नहसु, क्या नहसु, और पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र इत्यादि मैथिली शरण गुप्त की क्या है, खंड काव्य है। नाटक कौन कौन से है भाई साहब इनके, नाटक याद कर लीजिए, नाटक याद कर लीजिए। रंग में भंग, रंग में भंग, रंग में भंग किसकी है, यह आपके मैथिली शरण गुप्त की है। राजा प्रजा, राजा और प्रजा ये भी किसकी है, यह भी इनका नाटक है मैथिली शरण गुप्त का। और कौन सा है, हिंदू, और कौन सा है, हिंदू, हिंदू, हिंदू भी इनका क्या है, आपका नाटक ही है, क्या है, नाटक ही है। और चंद्रहास, चंद्रहास भी इनका क्या है, नाटक ही है। चंद्र क्या है, नाटक भी है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का आप थोड़ा आप याद कर लीजिए। प्रिय प्रवास सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड में हर साल आता है, बहुविकल्पी पूछा जाएगा। आप जब आप जीवन परिचय लिखिएगा तो इनका आप डाल दीजिएगा कि प्रिय प्रवास मैथिली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। और इनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है, जैसे प्रिय प्रवास हो गया, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो गया, और रस कलश, रस कलश, रस कलश भी इन्हीं का है। और क्या है, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, और वैदेही वनवास, वैदेही, वैदेही वनवास, वनवास इत्यादि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, और अध खिला फूल इत्यादि अयोध्या सिंह उपाध्याय के क्या है प्यारे बच्चों, उपन्यास है, याद कर लेंगे आप लोग। और महादेवी वर्मा के कौन कौन से हैं, जैसे कि निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांधगीत और दीप शिखा, याद कर लीजिए मेरे साथ। निहार प्रमुख कृतियां किसकी, महादेवी वर्मा की, निहार, रश्मि, निहार यहां पे लिख दे रहे हैं, निहार, निहार, रश्मि कृतियां लिखने के लिए आता है, रश्मि, निहार, रश्मि, और क्या, निर्जा, निर्जा, और क्या, दीप शिखा, दीप शिखा, और एक लिख लीजिए सांध गीत, सांध्य गीत, सांध गीत
इत्यादि क्या है, इत्यादि महादेवी वर्मा की क्या है, कृतियां है। इत्यादि महादेवी वर्मा की क्या है, कृतियां है। ठीक है, तो ये तो आप तैयार ही कर लिए होंगे। चलिए अब यहाँ पे खंड काव्य आप लोग कर लीजिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश मैंने कई बार बता दिया है। बहादुर नेपाल का एक लड़का होता है जो कि अपने मम्मी के प्रताड़ना से तंग आकर वो नेपाल छोड़कर एक शहर भाग आता है। शहर जब आता है तो यहाँ पे निर्मला मिलती है जो कि रेखक की पत्नी है। उसको क्या बोलते हैं यार, उसको नौकरी पर रख लेती है। पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में उसके साथ मारपीट, गाली गलौज इत्यादि चीजें करती हैं। उसके बाद वो घर छोड़कर भाग जाता है। कौन? बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। फिर वो लोग पछताते हैं और सोचते हैं कि अगर फिर से आ जाए तो हम लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन वही कहावत ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट में गोधन रहता है, मुनरी रहता है और गांव के लोग रहते हैं। गांव के लोग रामनवमी के मेले में जाते हैं, घूमते हैं, वहां से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। फिर पंचलाइट को वो एक बहुत ही अच्छा और पवित्र चीज मानते हैं, लेकिन उसको जलाना किसी को नहीं आता था। और इसी जो टोली है, महतो टोली में एक मुनरी थी और गोधन नाम का युवक था। मुनरी को यह पता था कि गोधन पंचलाइट को जला लेता है, क्योंकि जो मुनरी थी गोधन की गर्लफ्रेंड थी और उसका बॉयफ्रेंड था। तो यार वो कही कि यार हमारे गांव वाले तो इसको खेत दिए हैं, क्योंकि एक बार उसकी काकी जो है ना, गुलरी काकी, मुनरी और गोधन को पकड़ लेती गाना गाते सुनते हुए दिख के, आई थिंक। फिर उसको हटा दिया जाता है गांव से। फिर उसके बाद पंचलाइट जलाने के लिए फिर बुला लिया जाता है। फिर वो पंचलाइट गोधन आता है, जलाता है। फिर गुलरी काकी प्रसन्न हो जाती है, हमारा दामाद ऐसा कहाँ मिलेगा। फिर अपने दामाद को भोजन पे दावत देती है और सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं। फिर गुलरी आराम से मस्त अपने उनके साथ एकदम एंजॉय करती है। ये तो एकदम सिंपल है। और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश ये तो लिख लेंगे, कई बार मैंने पढ़ा दिया है। बाकी एक खंड काव्य वाला और संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आप लोग स्वयं मेहनत करिए, इसमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अब यहाँ पे 9वां वाला है, यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां, सबसे पहले यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियां जो कि 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा। आंख का तारा होना यानी कि अति प्रिय होना। आंख का तारा होना यानी कि अति प्रिय होना, याद कर लीजिए। आंख का तारा होना यानी कि अति प्रिय होना, अति प्रिय होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? सभी बच्चे अपने माता पिता की आंख के तारे होते हैं। नाक में नकेल डालना यानी कि नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रमेश ने मैनेजर बनकर सबकी नाक में नकेल कस दी है या नकेल डाल दी है। सावन भादे न हरे सूखे, सावन हरे न भादो सूखे यानी कि एक स्थिति में होना, एक स्थिति में होना, एक स्थिति में होना। इसका क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग? सीधा लिखेंगे सरकारें बदलती हैं लेकिन किसानों की स्थिति यार सावन हरे न भादो सूखे जैसी हो गई। उनकी स्थिति तो जैसी तैसी है। सरकारें आती है, बनती है, लूटती है, खाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन किसान बेचारे मर रहे हैं। सच में ऐसा हो रहा है दैनिक स्थिति। हालांकि बहुत सारा सुधार भी आया है। ठीक है, मक्खन लगाना। मक्खन लगाना क्या हो जाएगा? खुशामद करना। क्या हो जाएगा? खुशामद करना, खुशामद करना। इसका क्या हो जाएगा? खुशामद करने का क्या हो जाएगा? लिख लीजिए। खुशामद करने का हो जाएगा अधिकारी उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 10वां का है क्या यहाँ पे? साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा? साक्षर का देखिए कई बार ये रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। और जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन है ना, अगर आप केवल उन्हीं को तैयार कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साक्षरा का संधि विच्छेद हो जाएगा सधन अक्षर। नरेंद्र का क्या हो जाएगा? नरेंद्र का आपका हो जाएगा आपका नरधन इंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम। स्वागतम का क्या हो जाएगा? सुधन आगतम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है। आत्मने में कौन शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी है? तो आत्मने में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नामना में कौन सा है भाई साहब? नामना में कौन सा है? आपका सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामना में क्या हो जाएगा आपका? नामना में याद कर लीजिए यहाँ पे वाला हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। किसी हो जाएगा? नामना में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 का क है, यहाँ पे
शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आप लिखना है श्रवण और श्रवण, श्रवण और श्रवण। तो श्रवण मतलब होता है कान, क्या होता है, कान होता है। श्रवण मतलब क्या होता है, भिक्षु, जो भीख मांगता है, भिक्षु। तो देखिए कान और भिक्षु हो जाएगा, कान और भिक्षु हो जाएगा। अगला यहाँ पे है अंश और अंश, अंश और अंश। एक अंश मतलब क्या होता है आपका कंधा होता है, एक अंश मतलब क्या होता है कंधा होता है, और एक अंश मतलब क्या होता है हिस्सा होता है, क्या होता है हिस्सा होता है। तो कंधा और हिस्सा, कंधा और हिस्सा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ चुनकर लिखिए। अंबर, चपला, जड़। तो अंबर का लिख लीजिए आकाश होता है, क्या होता है आकाश। आकाश का क्या होता है आपका अंबर होता है, और क्या होता है वस्त्र, वस्त्र भी क्या होता है अंबर का होता है। चपला मतलब क्या होता है, चपला होता है चंचल स्वभाव की स्त्री, चंचल स्वभाव की स्त्री, की स्त्री। चपला मतलब क्या होता है चंचल स्वभाव की स्त्री। और क्या हो जाएगा बिजली, और क्या हो जाएगा बिजली। चपला जैसे जब बादल गरजते हैं तो आता है ना जड़, जड़ का क्या हो जाएगा आपका आधार, स्थल और आश्रय। जड़ का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग आश्रय लिख लीजिए, और दूसरा क्या हो जाएगा आधार स्थल, आधार स्थल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाक्यांशों को सही चुनकर आपको लिखना है चयन करके। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य को हम लोग अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। वन में रहने वाला वनवासी, वन में रहने वाला वनवासी। जैसे कि हमारे प्रभु राम सीता जी के साथ कहाँ पे रहते थे, वन में रहते थे, इसलिए उनको वनवासी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे आपको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, मैं तीनों वाक्यों को शुद्ध करवाऊंगा, चारों को। महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी, महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी, मतलब महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा विशुद्धि कवित्री थी। महादेवी वर्मा क्या हो जाएगा विद्वान, यहाँ पे अगर कोई मेल जेंडर होता है तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा विदुषी कवित्री थी। क्या हो जाएगा विदुषी, महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। आप अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, अध्यापक कक्षा में क्या हो जाएगा पढ़ा रही है। तो अध्यापक कक्षा में क्या हो जाएगा यहाँ पे रहे हैं, या रहे हैं, क्या हो जाएगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे से क्या हो जाएगा मुझसे हो जाएगा, रही है के स्थान पे क्या हो जाएगा रहा हो जाएगा, विद्वान के विदुषी हो जाएगा। मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंने लड़के को पढ़ाया है, मैंने लड़के को पढ़ाया है। मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, मैं के स्थान पे यहाँ पे मैंने हो जाएगा। रस छंद अलंकार आप तैयार कर लिए होंगे, नहीं किए तो मैं इसको करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। आवेदन पत्र लेखन पत्र आपको तैयार नहीं है तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। ये सब एकदम यार लास्ट डे भी आप तैयार कर लेंगे चलेगा। ये तो लिखने का तरीका, ये तो अपने से आपको लिखना है, अपने से लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना रूपलेखा कैसे लिखा जाएगा इस पर वीडियो मैं बनाऊंगा, चिंता मत करिएगा। 9 नंबर मुझसे लेके जाइए, मैं फ्री में दिलवाऊंगा 9 नंबर ये पत्र लेखन 6 नंबर मैं आपको दिलवा दूंगा। रट लीजिएगा रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार मैंने पढ़ा दिया है, रस छंद अलंकार आपको पढ़ा दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें लगभग मुझे 48 मिनट लग गया, 48 मिनट पूरे पेपर को सॉल्व करने में लग गया। यह केवल आपके वजह से ही हो पाया है, केवल आपके वजह से ही यहाँ पे मैं 50 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर पाया हूँ, क्योंकि आपका साथ था ना। जब आपका साथ रहता है ना तो मजा आती है, मजा आती है यार। इसी प्रकार आपका ये चैनल है SKM स्टडी, मेरा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है। हाँ थक गए यार काफी, लेकिन मजा आ गई आपको पढ़ा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए, और आएगा तो तुरंत आपको ज्वाइन करना है। मान लीजिए अगर नोटिफिकेशन नहीं मिले भेजा तो माफी चाहेंगे, आप आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आपको आना है, पढ़ के जाना है। और हाँ सारी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF भेज दूंगा, जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझसे आके संपर्क कीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ बैठ के स्पेशली, और मैं पढ़ता हूँ। एक बच्चा बोला था कि सर आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा यार बिल्कुल, हम तो सब बच्चों से प्यार करते हैं भाई साहब, हम सब बच्चों से प्यार करते हैं जितने भी हैं भाई, आप लाडले हैं एकदम, हाँ करेजे हैं हमारे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।